Good afternoon, all of you. आज डेट है हमारी 28th of September 2020. Good afternoon, everyone. मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था थर्ड बुक, और थर्ड बुक में हमने लास्ट क्लास जो संडे को क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आपसे कुछ पार्ट चैप्टर नंबर 1 का भी डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 2 में थ्योरी थी, हमने वो भी डिस्कस करी थी, और हमने चैप्टर नंबर 3 के बारे में भी डिस्कशन किया था। एक बार देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स आ गए, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। चलो धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं क्लासरूम। मैं आपको पहले 5 मिनट्स पुराना एक बार रिकॉल करा दूं सो दैट इजी रहे हमारे लिए, हम आगे मूव कर सकें। चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने कुछ नहीं पढ़ना। चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिर्फ आपने पढ़ना है फॉर्मेट, और वो फॉर्मेट जो है सीबीएसई ने और कंपनीज एक्ट ने कहा है ये फॉर्मेट आपने बनाना है वर्टिकल शेप में आपने बनाना है। और सिर्फ 2 ही चीजें आपके कोर्स में है। एक है हाउ टू प्रेजेंट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, मैं फटाफट रिवीजन करा देता हूं आपको। और एक है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है। मैंने कोशिश करी थी आपको बैलेंस शीट भी याद करा दूं और पी एंड एल भी याद करा दूं। ये हमने 2 बातें डिस्कशन करी थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर। चैप्टर नंबर जो 2 है, 2 पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है, और हमने इसके कुछ क्वेश्चन आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे थ्योरी के। गुड आफ्टरनून। चैप्टर नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर 3 में भी हमने 2 बातें सीखी थी लास्ट क्लास में। मैं हल्का सा और आपको बता देता हूं। हमने इसमें एक तो सीखा था कंपैरेटिव, कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं। और दूसरा हमने सीखा था कॉमन साइज। हाँ, बच्चे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। कॉमन साइज, एक थी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरी थी कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 था। इसमें भी 2 बातें थी और इसमें भी 2 बातें थी। वो 2 बातें क्या थी, यानी सर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट हो या हो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सेम कॉमन साइज आपसे बैलेंस शीट में भी पूछ सकते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 3। और मैं आपको रिवाइज करा दूं, इसमें कुछ कॉमन लिया जाता है, यानी एक कॉमन साइज लिया जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट का मतलब होता है कुछ कॉमन लिया जाता है। क्या आप बच्चे बता सकते हो बैलेंस शीट में क्या कॉमन लिया जाता है? बेटा बैलेंस शीट में कॉमन लिया जाता है, वेरी गुड, इट मींस बच्चों ने रिवीजन करके आए हैं। टोटल असेट्स का टोटल लिया जाता है, या आप कॉमन क्या लोगे, टोटल ऑफ लायबिलिटीज, वो कॉमन लोगे और सारी परसेंटेज निकालते चले जाओगे। सारी की सारी परसेंटेज इनका यूज करके निकाल सकते हो। पी एंड एल में आप सब बच्चों को पता है, पी एंड एल में हम टोटल नहीं लेते, हम लेते हैं आरएफओ। आरएफओ का मतलब होता था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको हम क्या लेते हैं, कॉमन साइज। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप 11th क्लास में नेट सेल्स के नाम से पुकारते थे। तो ये सारी की सारी बातें होंगी हमारी संडे वाली क्लास की डिस्कशन। फिर हमने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया था। सर इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में तो कुछ नहीं करना, कंपैरेटिव में आपने सिर्फ क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। इट मींस अगर बैलेंस शीट हो
या पी एंड एल हो, आपने बस क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपैरिजन। तो ये दो पोर्शन यहाँ खत्म हो गए, कॉमन साइज यहाँ खत्म हो गई। बैलेंस शीट और पी एंड एल में हम चल रहे थे। बैलेंस शीट पे मैंने आपको याद करवाई थी हेडिंग्स। एक होती हैं मेन हेडिंग्स और एक होती हैं उसके अंदर सब हेडिंग्स। मैं शॉर्ट एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में एक होती है मेन हेडिंग्स, दूसरी होती है सब हेडिंग्स। मेन हेडिंग्स याद कराने का मैंने आपको तरीका बताया था, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये हमने एब्रीविएशन यूज करी थी, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सब हेडिंग्स तो बहुत सारी थी, तो मैं उनको अभी दोबारा लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ P&L के बारे में भी मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। इसमें हमने शॉर्टकट पढ़ा था, कुछ एब्रीविएशन यूज करी थी एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, सीपी चलो, कहाँ जाना है, हाँ वेरी गुड, खुशी ने लिख भी दिया, कह रहे हैं सीपी चलो, क्या वहां पे क्या मिलेगा, एक फूल, यानी सीपी चलो एक फूल दूंगा। और ये हमारी सारी क्या थे, एक्सपेंसेस थे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में से डी का मतलब बता दिया था। डी का मतलब था डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन। मैं एक एक करके आपको बीच बीच के पॉइंट्स बताता रहूंगा और हम आगे मूव करते रहेंगे। तो मैंने आपको 3 चैप्टर्स के बारे में बता दिया, 2 चैप्टर्स रह गए हैं, पुराना भी चलता जाएगा और आगे भी लेके जाता जाऊंगा मैं आपको डेली। इस तरह से हमने किया था। एक बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन आया था, मैं आप सब बच्चों के साथ वो क्वेश्चन डिस्कस कर लूं। बेटा ध्यान से देखना, स्टूडेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है सर एक डाउट आ रहा है, उस डाउट के बारे में आप बताओ। मैंने कहा क्या डाउट है। कह रहे सर ये आरएफओ है। आरएफओ का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। उसके बाद यहां पे लिखा है एब्सोल्यूट चेंज और यहां लिखा है परसेंटेज चेंज। ये फिगर दे रखी है 12 लाख। मैंने लास्ट क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, फिर भी बच्चे को डाउट है, हम एक बार और डिस्कस करते हैं। ये है 12 लाख और परसेंटेज दे रखी है 66.67। स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा है सर ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपैरेटिव है या ये कॉमन साइज है। बेटा पहला क्वेश्चन ये है, पार्थ क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कैसे पता चलेगा कि ये कंपैरेटिव है या कॉमन साइज है। बेटा पहली बात, एब्सोल्यूट चेंज लिखा है। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब ये होता है आप क्या कर रहे हो, आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। अगर आप इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो तो ये कौन सी स्टेटमेंट हुई, ये हुई कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या बना रहे हो आप, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब बच्चा कहता है सर ये वाली और ये वाली फिगर निकाल के दिखाओ। झंझट पता है कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बच्चा ये सॉल्व करता है तो दिक्कत आती है। मैं आपको देखो एक बार करके दिखाता हूं, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते थे। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला होता था, नहीं एब्सोल्यूट का थोड़ी होता था, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता था। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता था एब्सोल्यूट चेंज। मैं सारी अभी पुरानी बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। परसेंटेज का फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये दे रखा है आपको 66.67 अपॉन में ये 100 हो गया। एब्सोल्यूट चेंज हमें नहीं पता, मगर प्रीवियस ईयर मुझे पता है कितना है, 12 लाख। तो एब्सोल्यूट चेंज को मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैसे आएगा। अब बच्चा कह रहा है सर अब जरा इसको ध्यान से देखो आप, मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूं बच्चे का डाउट क्या है। हाँ बेटा बच्चे ने आंसर, तो आप डाउट देखना, स्टूडेंट का कह रहा है सर 12 लाख करो आप, 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 66.67
डिवाइड बाई आपने करा 100, तो सर ये आ रहा है 8,40,000 रुपीज। बेटा आप कैलकुलेटर में देख सकते हो 8,40,000 रुपीज आ रहा है, बट मैंने अपने आंसर में यहाँ पे 8 लाख लिखा था। तो बच्चा कहता है सर ये 40 रुपीज का क्या चक्कर है। बेटा उस चक्कर को जरा मैं आपको समझा दूं। 66.67 बेसिकली ये इस तरह से नहीं लिखा जाता, 12th में ऐसे लिखते हैं। इसका बेसिक मतलब क्या होता है, मैं बेसिक मतलब बताऊं आपको। 66.67 का मतलब होता है 66.666666, इस तरह से लिखा आता है। इट मींस अगर मैं अभी 40 रुपए का डिफरेंस आ रहा था, अगर मैं 12 लाख को डिवाइड करूं, सॉरी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा से करते हैं। 12 लाख, 12 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 66.66666, अब आप डिवाइड करते हो 100 से, तो अब आ रहा है सर 7,99,999.99। इट मीन सर ये कहीं ना कहीं 8 लाख आ जाता है। ये जो बच्चे का क्वेश्चन है बेटा ध्यान से समझो, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करना होता है, और इसलिए आंसर आएगा 8 लाख। बेटा जिस बच्चे का डाउट था या और किसी बच्चे को ये मेरी बातें समझ आई हैं, मैंने अभी क्या करा है ये, बेटा कंफ्यूज मत होना पेपर के अंदर, जल्दी से रिस्पॉन्स करो। प्रेक्षा का रिस्पॉन्स आया है अभी तक, हाँ सर, नेहा का भी आ गया, सौरभ मित्तल, रिचा लक्की, बिल्कुल। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, 40 रुपए का क्या करना है, बिल्कुल बीना, सरोज, राजकुमार, सब बच्चों का आंसर आ गया। सर अगर ये 8 लाख है तो फाइनली वेरी गुड, संचित जसपाल, रिधि जैन, ये आंसर कितना आएगा सर, ये आंसर आएगा 20 लाख। 20, 12 और 20 प्लस में आ गया 8 लाख। ये क्वेश्चन था बच्चे का, मैंने आपको सॉल्व करा दिया। सेम प्रॉब्लम आएगी जब ये लिखा आएगा, बेटा जब ऐसा लिखा आएगा फिर भी सेम प्रॉब्लम आएगी, तो आपने इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है, तब आंसर आ जाएगा। मैंने उस बच्चे को बताया था बेटा इसका शॉर्टकट तरीका होता है, इसका शॉर्टकट तरीका होता है 1/3। तो अगर आपको 1/3 समझ आ जाए तो आप 1/3 कर लेना। इसका शॉर्टकट तरीका होता है 2/3। जो आपको अच्छा समझ आए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं अब आगे चलने जा रहा हूं आपके साथ। बेटा मैंने आप सब बच्चों को बैलेंस शीट के नोट्स दिए थे, मैंने आप सब बच्चों को एक बैलेंस शीट के नोट्स दिए थे जिसमें मैंने सब कुछ कवर कर रखा था। और अब इस बैलेंस शीट के नोट्स का मैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लूंगा। तो आप सब बच्चों ने बैलेंस शीट के नोट्स को अच्छी तरह याद रखना है, मैं टेस्ट लूंगा। मैं आपको उस बैलेंस शीट के अंदर, मैंने तो नोट्स में सब कुछ कवर कर रखा है, सारी की सारी बुक्स कवर कर रखी हैं, बट सीबीएसई जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी सर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपके साथ वो भी डिस्कशन आज कर लेता हूं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेता हूं। आपने नोट सारे याद रखना है फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। तो याद रखना, एक दिन का टाइम दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में आपका बैलेंस शीट का टेस्ट होगा। बैलेंस शीट के टेस्ट के बाद फिर हम नेक्स्ट टेस्ट लेंगे आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बस ये दोनों चीजें अगर आप बच्चों को याद हो गई तो बुक पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। मैं आपके साथ बैलेंस शीट के नोट्स डिस्कस करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा। आ जाओ जरा, अब हम एक बार जरा देख लेते हैं। बेटा अगर आप लिखना चाहो अपनी कॉपी पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना। यहाँ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। और हम आते हैं अपने 12th क्लास के अंदर।
ट्वेल्थ क्लास के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली बुक चैप्टर नंबर 1, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं आपके साथ कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट। ये कंपनीज एक्ट 2013 की फाइनल बैलेंस शीट है। यही मैंने आपको नोट्स में भेजे थे और मैं यहाँ पे आपको मेन चीजें एक बार शो कर देता हूँ। बेटा ये बैलेंस शीट आ रही है आपके साथ और इसको थोड़ा सा हम फुल स्क्रीन कर देते हैं। ये लो, ये आ गई फुल स्क्रीन। और नलायक लिमिटेड, हाँ बच्चे कह रहे हैं सर कंपनी का नाम बहुत मस्त है। ये लो, मैंने थोड़ा सा और इसको जूम कर दिया, अब हम आराम से पढ़ेंगे। बेटा बैलेंस शीट जो दे रखी है आपको, 2 साल दे रखे हैं। अब इसमें जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज तो आपका मेन है। फर्स्ट पेज हम चलेंगे नोट नंबर पे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये नोट नंबर लिखे हुए हैं, आपने हर चीज का डिटेल में नोट नंबर याद रखना है। 1 नोट नंबर क्या कहता है, नोट नंबर 2 किसका है। जैसे मैं आपको बताऊं, नोट नंबर 4 क्या कहता है, नोट नंबर 4 किसका है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ऐसे आपको सारे के सारे नोट नंबर याद रखने पड़ेंगे, उनकी डिटेल से याद रखनी पड़ेगी। इट मींस नोट नंबर मत याद रखना, आपने डिटेल से याद रखनी है। टोटल हमारे पास कितने नोट हैं सर, हमारे पास टोटल नोट नंबर है 19। बेटा 19 है। अब मैं एक एक करके आपके साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं और हम चलते हैं रिवर्स ऑर्डर में। मैं पहले आपको असेट्स कराता हूं तो आप सब बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा। बेटा असेट्स तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपके साथ हम आ गए हैं नोट नंबर 10। ये लो नोट नंबर 10। नोट नंबर 10 है फिक्स असेट्स, और किसकी बात कर रहे हैं, टेंजिबल की। मैं इसको थोड़ा सा और अभी नीचे कर देता हूं। ये हम आ गए हैं नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड असेट्स, और नीचे दे रखे हैं इंटेंजिबल। आ जाओ जरा, अब हम फटाफट जरा देखते हैं। बेटा जो आप लिखना चाहते हो इंपॉर्टेंट, आप सब बच्चे, मैं बोलूंगा आप लिखते जाओ इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर। सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसके अंदर पहला है लाइव स्टॉक। बेटा जल्दी बताओ, टेंजिबल एसेट्स के अंदर लाइव स्टॉक क्या होता है सर, लाइव स्टॉक। मैंने आपको कहा था मैं आपके डाउट्स लूंगा, अब आपको बेटा पूछना चाहिए था लाइव स्टॉक। प्रेक्षा जैन कहती है हॉर्स। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। हाँ भेड़ बकरी, वेरी गुड। एनिमल्स, मंथन पाठ गुलाटी। तो लाइव स्टॉक बिल्कुल सही आपने बताया सर। जैसे हम एनिमल्स यूज करते हैं, ईशा अरोड़ा ऋचा, तो उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, लाइव स्टॉक। जैसे बेटा आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, पुलिस वालों के पास डॉग्स होते हैं, डॉग स्क्वाड कहते हैं उनको, वो जो शिकारी कुत्ते होते हैं, तो वो भी क्या बन जाते हैं, हमारे लाइव स्टॉक बन जाते हैं। तो लाइव स्टॉक हमारी क्या बन गई है, फिक्स असेट्स टेंजिबल। अब बच्चे कह रहे हैं सर काऊ, बफेलो, एनिमल्स, वेरी गुड, ये सारे लाइव स्टॉक हैं। तो बस इसके अंदर सिर्फ एक ही पढ़ना है, बाकी आप सब आपको पता है। इनटेंजिबल के अंदर, इनटेंजिबल में मेन आपने याद रखना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बहुत बार आ चुका है पेपर में। बेटा माइनिंग राइट्स भी आ चुके हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड इनटेंजिबल असेट्स। गुडविल कभी नहीं आएगा। गुडविल तो बच्चा आंख बंद करके भी बता देगा सर गुडविल इनटेंजिबल है। गुडविल नहीं आएगा पेपर में, या तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है या माइनिंग राइट्स आते हैं। तो माइनिंग राइट्स और ये सारे क्या हैं, इनटेंजिबल असेट्स। मैं और आगे चलता हूं, आपने बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोटिंग करनी है आज। सर माइनिंग राइट्स क्या होते हैं, बेटा ये बताओ। मैं तो चाहता हूं आप मेरे से डाउट्स पूछो। बच्चे कह रहे हैं सर माइनिंग राइट्स क्या होते हैं। बेटा माइन करने का पता है क्या मतलब होता है। बेटा ये पीपीटी नहीं है विमन्यु, ये आपकी बैलेंस शीट के नोट्स हैं।
इस नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, पीपीटी नहीं है, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। माइनिंग राइट्स, बेटा माइन करने का मतलब होता है, बेटा माइन कर का मतलब होता है, प्रेक्षा ने बता दिया कि जैसे सर कोल माइंस होती हैं, कोल माइंस, आप धरती के नीचे से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे कोयला निकालते हो, पेट्रोल निकालते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में आज गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दो कि हाँ यहां से पेट्रोल निकलेगा। बेटा उसके लिए राइट्स लेने पड़ते हैं आपको, सरकार गवर्नमेंट से राइट लेने पड़ते हैं कि हाँ हम क्या यहाँ पे अर्थ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, गड्ढा खोद सकते हैं, उस चीज को बोला जाता है माइनिंग राइट्स। तो वो आपको राइट्स देती है गवर्नमेंट, और वो राइट्स दिखते नहीं है, वो राइट्स दिखते नहीं है, वो सिर्फ एक कागज पे लिखे होते हैं, इसलिए उसे बोला जाता है इनटेंजिबल। सर कागज पे लिखा होता है जैसे लाइसेंस, बेटा लाइसेंस जो होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी तो कागज पे लिखा होता है, तो उसमें भी आपको एक राइट होता है कि अब आप ड्राइविंग कर सकते हो। तो दीज आर कॉल्ड इनटेंजिबल असेट्स। मैं और आगे चलता हूं, मैंने आपको थोड़े बहुत पॉइंट असेट्स के बारे में बता दिए, टेंजिबल इंटेंजिबल। बेटा ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप पढ़ सकते हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो होता है मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा। और सर और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं अभी सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस, इसके अंदर आपने पढ़ना है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर एक आपने कैपिटल एडवांस पढ़ना है, और एक आपने पढ़ना है डिपॉजिट विद कस्टम अथॉरिटीज, डिपॉजिट विद कस्टम अथॉरिटीज, डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी। जब भी आप कंपनीज को पैसा कुछ एक्स्ट्रा देते हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म असेट्स हो जाती हैं। और देखते हैं सर, बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लो, मुझे बैलेंस शीट का आपसे टेस्ट लेना है। करंट इन्वेस्टमेंट आ गई, ये सब बच्चों को बातें पता है। करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट आती है अप टू 1 ईयर। फिर आ गई सर, मेन आ गई इन्वेंट्रीज। ये इन्वेंट्रीज मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। इन्वेंट्री का मतलब आप सब बच्चों को पता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, बट यहाँ पे बहुत कुछ आ रहा है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, गुड्स इन ट्रांजिट। आपने सीबीएसई के लेवल पे 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स। बेटा स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स याद रखना, ये हमारी इन्वेंट्रीज होती हैं सीबीएसई में। ट्रेड रिसीवेबल में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था डेटर और बीआर को पहले अलग अलग बोला जाता था, डेटर्स और बीआर, और अब एक साथ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। तो इसमें कुछ नया नहीं था, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरा याद रखना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। बेटा ये पूरा याद रखना है आपने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जो 3 महीने तक कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने सिर्फ अभी याद करना है, मैं समझने वाला पोर्शन आपको नहीं बता रहा। ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या लिखा है, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चेक्स, चेक ड्राफ्ट, कैश बैलेंस, और लास्ट है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स के अंदर हमने क्या याद रखना है, सिर्फ 2 चीजें आपने याद रखनी है, एक रखना है आपने प्रीपेड एक्सपेंस, और एक आपने याद रखना है एक्रूड इनकम। बेटा मैंने तो सारी बुक्स कवर कर रखी हैं, सारा कुछ इसमें डाल रखा है, आप अगर सब कुछ याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज जो इम्पोर्टेंट हैं जो सीबीएसई में आ चुके हैं एटलीस्ट वो तो आपने मिनिमम याद करना है। बट मैं प्रेफर करूंगा अगर आप सब कुछ याद कर लोगे तो पूरा सेफ रहोगे आप, सीबीएसई में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको समझ आ जाएगा सर ये क्या क्या लिखा हुआ है। और आगे चलते हैं, इसके अंदर मैंने असेट्स में आपको सब कुछ बता दिया। ट्रेडमार्क क्या होते हैं, बेटा ट्रेडमार्क क्या होते हैं,
ट्रेडमार्क होता है इंटेंजिबल असेट। अब ट्रेडमार्क जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, जैसे हाँ लोगो को कहा जाता है, लोगो को कहा जाता है ट्रेडमार्क। जैसे हर चीज का लोगो होता है, जैसे प्यूमा का लोगो होता है, प्यूमा के शूज आते हैं, साईं विनायक का अपना लोगो है। और बताएं सर, एमआरएफ का क्रिकेट का बैट आता है, उसका लोगो है। हाँ एप्पल, वेरी गुड, जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता बेटा, एप्पल का अपना एक लोगो है, उसे बोला जाता है ट्रेडमार्क। हाँ जी। अब हम आते हैं जरा, मैं आता हूं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में हम चल रहे हैं सबसे पहले अदर करंट लाइबिलिटीज। बेटा बैलेंस शीट आपने बस याद करनी है किसी भी तरह, मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहा हूं, वो है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज में से, तो मैं आपको गैस बता देता हूं, पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है अदर करंट लाइबिलिटीज। मैक्सिमम क्वेश्चन सीबीएसई के कम्स फ्रॉम अदर करंट लाइबिलिटीज। जैसे कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, पहला आ चुका है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये आ चुका है अनपेड डिविडेंड। मीनिंग बेटा अभी नहीं समझ आएगा, मीनिंग धीरे धीरे करके समझाएंगे आपको। कॉल्स इन एडवांस, ये क्या क्या चीजें हैं, ये शेयर्स चैप्टर की चीजें हैं, इसलिए मुझे अभी नहीं समझा सकता मैं आपको। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, ये सब बातें इसके अंदर आएंगी। तो ये है हमारी अदर करंट लायबिलिटीज। और मेजर चेंज आया, लास्ट ईयर चेंज आया है। लास्ट ईयर चेंज किसके ऊपर आया है, मैं वो भी आपको रीड करा देता हूँ। लास्ट ईयर चेंज आया है सर इसके ऊपर, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सारे के सारे प्रोविजंस यहाँ आएंगे, जितने भी आपने प्रोविजंस पढ़े हैं। जैसे आपने अभी तक पढ़ा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आपने ये भी पढ़ा है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो सर चेंज क्या हुआ है बेटा, चेंज ये हुआ है जो रेड से मैंने कट किया हुआ है। क्या लिखा है ये, क्या आप बच्चे रीड कर सकते हो, क्या लिखा है ये, जल्दी से मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है। बेटा फटाफट जल्दी बताओ मुझे लिख के क्या लिखा हुआ है, चैट बॉक्स में बताएंगे। प्रेक्षा जैन, सौरभ मित्तल, बीना कह रहे हैं सर ये लिखा है प्रपोज डिविडेंड। यानी बेटा डिविडेंड लिखा है, डिवाइड नहीं। कशिश, रुचल, संचित, ऋचा, कशिश, प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है। सर ये प्रपोज डिविडेंड किसी जमाने में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आता था बेटा, किसी जमाने में आता था। लास्ट ईयर ये इससे हट गया। लास्ट ईयर प्रपोज डिविडेंड यहां नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रपोज डिविडेंड के बारे में सीबीएसई ने एक नोट लिखा है। ये नोट क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू AS4, AS4 का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। पता नहीं सर क्या कह रहे हैं, हम काम की बात करते हैं। प्रपोज डिविडेंड नाउ ऑनवर्ड्स, आज के बाद, शोन अंडर कंटिजेंट लायबिलिटी फुटनोट। इट मीन सर प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा, ये बात आप हमेशा याद रखना। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूं, आज अभी इस मंथ में बहुत सारे स्कूल्स के पेपर हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के पेपर। तो कुछ बच्चों ने मुझे अपना क्वेश्चन पेपर दिखाया था, मैं ना स्कूल का नाम लूंगा ना मैं स्कूल टीचर का नाम लूंगा। उन्होंने अभी भी पूछा है प्रपोज डिविडेंड, उनका क्वेश्चन ये था कि प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में कहाँ आता है, जबकि सीबीएसई ने लास्ट ईयर ही मना कर दिया कि प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं आता। स्टिल स्कूल में क्वेश्चन पूछा गया है प्रपोज डिविडेंड कहाँ आता है। तो बेटा आप बस, और ज्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता, आप बस याद रखना प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में नहीं आता। जिन बच्चों का स्कूल का पेपर था वो बच्चे मेरी बात समझ गए होंगे। कहाँ आता है बेटा, कहाँ आता है बताया है आपको, बैलेंस शीट में नहीं आता, बिल्कुल लास्ट में कंटीजेंट लायबिलिटी में आता है।
कंटीजेंट लायबिलिटी फुटनोट बैलेंस शीट में नहीं आता, लास्ट में लिखोगे आप, बिल्कुल लास्ट में एक वर्ड डालोगे आप कंटीजेंट लायबिलिटी, फुटनोट में वहां आएगा प्रपोज डिविडेंड। सर और बताते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट के अंदर, फटाफट देख लेते हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। मैं अब फटाफट करता हूं बिकॉज इसके अंदर हमने टाइम लगा दिया है काफी। ये देखो आप, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको याद रखना। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, छोटे टाइम तक का। और देखते हैं सर और क्या है। ये नोट नंबर आपने याद रखने हैं, मैं आपको सारे नोट्स में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जैसे है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, ये वाला प्रीमियम पेबल। बेटा ये कैसे याद रहेगा, ये आपको धीरे धीरे करके नोट्स को रिवाइज करना है। याद करने का एक और तरीका बता देता हूं, आप जब अपनी ग्रेवाल सर की बुक ओपन करोगे, अभी होमवर्क में आपको बताता हूं कैसे याद होगा ये। धीरे धीरे करके आपको मीनिंग सबके समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं हर क्लास में थोड़े थोड़े से मीनिंग बताया करूंगा आपको, और इससे आपको पूरी बैलेंस शीट याद हो जाएगी। ये आ गया हमारा फर्स्ट नोट। मैं बेटा भी होमवर्क बताऊंगा तो आपको याद भी हो जाएगा कैसे करना है याद। नोट नंबर 1 था आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपने क्या क्या याद करना है, एक ये याद रखना है कॉल्स इन एरियर्स, और एक ये याद रखना है फॉर फ्यूचर शेयर्स, और एक ये याद रखना है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या होती हैं ये सब बातें, अभी बस याद रखना है सर ये सब चीजें कहाँ आती हैं, शेयर कैपिटल के अंदर। नेक्स्ट, नोट नंबर 1 खत्म। मीनिंग अभी मैंने नहीं बताया, कशिश क्वेश्चन आपका आया है कॉल्स इन एरियर्स क्या होती है, बेटा मीनिंग नहीं बताया अभी, अभी तो सिर्फ बैलेंस शीट दिखा रहा हूं। डेली क्लास में एक दो मीनिंग्स बताया करूंगा जिससे क्लास में बोरिंग ना लगे। आज बैलेंस शीट करा रहा हूँ, फिर आगे चल के छोटे छोटे से पॉइंट्स डेली बताया करूंगा मैं आपको, जो भी इंपॉर्टेंट है। ये है सर रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपने याद रखना है P&L, और आपने याद रखना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और आपने याद रखना है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। 3 रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मीनिंग अभी हम फिर बताएंगे आपको। और हमारे साथ ये लास्ट पॉइंट आ गया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब होता है आपने उधार लिया हुआ है 12 महीने से ज्यादा, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिबेंचर्स और है पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ये 2 पॉइंट्स भी आपने लिख लें आप फटाफट, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे इसके अंदर, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट का पार्ट खत्म हो गया है। बेटा मैं अपने साथ अपनी स्क्रीन पे वापस आ गया। अभी तो मैंने बस आपको टेस्ट के लिए अपडेट कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है बैलेंस शीट में। मैंने बहुत सारे आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, यानी की पॉइंट्स। अब इनके मीनिंग के बारे में हम धीरे धीरे हर क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करें, प्रैक्टिस करने के लिए आप अपना चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल सर का चैप्टर 1 ओपन करें। टेस्ट किस पर लेंगे बेटा, टेस्ट गूगल फॉर्म पे लेंगे। चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल सर की ओपन करें और उसकी इलिस्ट्रेशंस दे रखी हैं आपको। मैं आपको बता भी देता हूं इलिस्ट्रेशंस चैप्टर 1 की नियर अबाउट शायद 20 इलिस्ट्रेशंस हैं, उन इलिस्ट्रेशंस सॉल्व्ड है वो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कैसी हैं इलिस्ट्रेशंस। ये देखो आपके साथ बुक आ गई, और बुक के अंदर
अगर हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 में, तो ये इलिस्ट्रेशंस दे रखे हैं। जैसे एक इलिस्ट्रेशंस आपके सामने मैं यहाँ दिखा देता हूँ। बच्चे कह रहे हैं सर टेस्ट में क्वेश्चन कहाँ से दोगे? बच्चों का क्वेश्चन कितना वैलिड है। सर टेस्ट में क्वेश्चंस कहाँ से दोगे? बेटा मैं टेस्ट में क्वेश्चंस बुक में से दूंगा। अब कौन सी बुक में से दूंगा ये नहीं बताएंगे। जैसे सर ये क्वेश्चन है, ये देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 33, ऐसे आपको सारी की सारी इलिस्ट्रेशंस पढ़नी है। इलिस्ट्रेशन नंबर 33 में क्या लिखा है? यहां लिखा है अंडर विच मेजर हेडिंग्स, मेजर हेडिंग और सब हेडिंग्स आपने बतानी है। आगे लिखा है शेड्यूल 3 की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? बैलेंस शीट की। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब ये देखो आंसर, आपने मेजर हेड बताना है और क्या बताना है? सब हेड, हर चीज का। जैसे पहला पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट आता है करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस आप पढ़ते जाओगे और अपनी बैलेंस शीट को देखते जाओगे तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। तो छोटी छोटी सी इलिस्ट्रेशन है इसके अंदर। इस साल के एडिशन में सिर्फ 37 इलिस्ट्रेशन है। तो आपने जैसे टोटल 37 इलिस्ट्रेशन है, टोटल 10 इलिस्ट्रेशन कर लेना। बस 10 इलिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको बैलेंस शीट याद हो जाएगी। प्लस मैं आपको फिर उनके मीनिंग बताऊंगा। चलिए, यहां तक बच्चों को बात समझ आ गई है। मुझे अब आगे चलता हूं। अभी तक बेटा मैंने आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताया, पुराना सिर्फ बैलेंस शीट के बारे में बताया है। अब मैं आज की क्लास में कुछ नया आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे मेरे सामने ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को मैं आराम से पढ़ लेता हूं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है, यानी कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपके साथ डिस्कस हो रही है। थोड़ा इसको मैं हल्का सा और बड़ा कर देता हूँ। बेटा कंपैरेटिव बैलेंस शीट डिस्कस हो रही है आपके साथ, और इसमें कौन कौन से ईयर्स हैं? सर एक है 2011 और एक है 2012, यानी ये हो गया प्रीवियस ईयर और ये हो गया करंट ईयर। फिर इन्होंने निकाला है एब्सोल्यूट चेंज। क्यों निकाला है? बिकॉज हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपैरेटिव। और फिर निकाला है परसेंटेज चेंज। ये बैलेंस शीट आपको पूरी गिवन है। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, वही आ गया। शोर शराबा नहीं चलेगा। फिर आ गया नहीं चलेगा नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। बेटा अंशु, रीज्वाइन करने की समस्या अब खत्म हो चुकी है। वो दिन गए जब हम रीज्वाइन किया करते थे। अब तो हम सीधा डायरेक्ट पढ़ेंगे, कोई रीज्वाइन करने की नीड नहीं है। हाँ जी, तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, बट मैं आपको कुछ और इसमें समझाना चाहता हूं। पहले देखो टोटल 27 लाख है, तो सर टोटल तो हमेशा इक्वल आता है। मैंने यहां भी लिखा 27 लाख। मैं कुछ और समझाना चाहता हूं आपको। सर जैसे यहाँ 35 लाख की लायबिलिटीज हैं, तो हमारी असेट्स भी कितनी होंगी? हमारी असेट्स भी कितनी होंगी? 35 लाख। अब सर आप देखो इसके अंदर एक, दो, इन्वेंट्री देखो, आप ध्यान से देखो, इन्वेंट्री नहीं पता आपको, यानी इन्वेंट्री मिसिंग है। ये वाला पॉइंट मिसिंग है। तो आपको पता है 15 लाख और 6 लाख, 21 लाख और 2 लाख, 23 लाख। नीचे आ रहा है 27 लाख।
ये 27 है, ये 23 है, तो पता है कितना बच गया? हाँ, बच्चों ने बता भी दिया सर, ये बच गया 4 लाख। ये मिसिंग फिगर है, अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं। यहाँ देखें 29 और 3 32 और नीचे आ रहा है टोटल 35। तो यहाँ कितना बच गया? हाँ, कुछ बच्चे आंसर बड़ी जल्दी जल्दी बता रहे हैं सर, ये है 3 लाख। बेटा अभी तो मैंने कुछ टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं बस टोटलिंग कर रहा हूँ। फिर आपको पता है, जैसे यहाँ देखते हैं, यही देखते हैं 15 लाख। बेटा पिछली बार प्रीवियस ईयर में 15 लाख था, अब हो गया 20 लाख, बढ़ रहा है, तो प्लस में आएगा 5 लाख। 6 लाख से 9 लाख, ये भी प्लस में आएगा 3 लाख। सर पहले था 4 लाख, अब 3 लाख कम हो गया। बेटा कम हो गया तो ब्रैकेट लगे हुए थे, ध्यान से देखो, नेगेटिव में आएगा 1 लाख, ब्रैकेट लगे हुए नेगेटिव में। 2 लाख से 3 लाख बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव में आएगा 1 लाख। और फिर आपको परसेंटेज निकालनी आती है। ये सब बातें मैं आपके साथ लास्ट क्लास में बहुत बारी डिस्कस कर चुका था, मैं फिर और भी कर देता हूं। 4 लाख से 3 लाख कम हो रही है, नेगेटिव में 1 लाख। 6 लाख से 9 लाख बढ़ रही है, पॉजिटिव 3 लाख। 2 लाख से 3 लाख, पॉजिटिव 1 लाख। 27 से 35 हो गए सर, ये भी इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 8 लाख पॉजिटिव में। और परसेंटेज चेंज आपको निकालना आता ही है। कैसे निकालते हैं? परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज का फॉर्मूला था एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये सब बातें डिस्कस कर ली, बट सर इसमें अब आगे क्या है? बेटा क्वेश्चन को अगर आप बच्चों ने ध्यान से दिया देखा हो तो यहाँ लिखा था मिसिंग फिगर्स। मिसिंग फिगर्स आपने कंपैरेटिव की फाइल करनी है। हाँ जी, एक और चीज लिखी हुई है नीचे, क्या लिखा हुआ है? ये कह रहे करंट रेशो निकालनी है बोथ ईयर्स। यानी सर एक नई चीज जो मुझे सिखानी थी वो है करंट रेशो। मेरे साथ साथ जरा करंट रेशो का फॉर्मूला देखेंगे। बेटा हम आगे वाले चैप्टर्स में जा चुके हैं, हम चैप्टर नंबर 4 में एंटर करने जा रहे हैं। रेशो एनालिसिस चैप्टर का नाम है और पहली रेशो है करंट रेशो। देखो फॉर्मूला क्या है, CA अपॉन CL। क्या कहते हो? CA का मतलब क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है? क्या है CA का मतलब? आप सब बच्चे बताएंगे CA का क्या मतलब है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर CA का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, CA का मतलब है करंट असेट्स और CL का मतलब है करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब जिस बच्चे को बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट्स याद हैं, करंट लायबिलिटीज याद हैं, वो आराम से सॉल्व कर लेगा। ये करंट रेशो का फॉर्मूला है। ये लो जरा, मुझे बताओ, मैं पहले बात करता हूं प्रीवियस ईयर में। बेटा प्रीवियस ईयर में ध्यान से देखो, मेरे पास प्रीवियस ईयर में मेरे पास टोटल करंट एसेट्स कितनी है? जल्दी बताओ, प्रीवियस ईयर में करंट एसेट्स कितनी है? सर 6 लाख। वेरी गुड। नीचे क्या आता है? करंट लायबिलिटी। अब आप ढूंढो, बैलेंस शीट में ये रही करंट लायबिलिटी। सर मेरे पास पिछले साल करंट लायबिलिटी कितनी है? सर ये है 2 लाख। बस खत्म, लाख से लाख कट गया, 2 से इसे काट दो, तो फाइनली आंसर आ रहा है 3:1। मैंने आपको एक रेशो बता दी, करंट रेशो। क्या फॉर्मूला बता दिया? करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। बेटा यहां पे लिखा था बोथ ईयर्स, दोनों साल की निकालनी है। अभी मैंने एक साल की निकाल के दिखाई है आपको, आप चाहो तो दूसरे साल की खुद निकाल सकते हो। आओ अब दूसरे साल पे आ जाओ। दूसरे साल की ये आ रही है 6 लाख और ये आ रही है 3 लाख। तो दूसरे साल की भी मैंने निकाल दी, 6 लाख अपॉन में 3 लाख। इसको हमने शॉर्ट में किया सॉल्व, तो ये आ रहा है 2:1। तो आपको दोनों साल की करंट रेशो निकालनी थी। करंट रेशो का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। उसके बाद एक और रेशो आपको निकालना सिखाते हैं,
सर एक और रेशो होती है जिसका नाम होता है लिक्विड रेशो। बेटा लिक्विड रेशो का बच्चों ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स को हम प्यार से क्या बोल सकते हैं, LA। अब बच्चा ये कहेगा सर हमें करंट लायबिलिटी तो साफ दिखाई दे रही है। बेटा करंट लायबिलिटी तो आपको दिखाई दे रही है, मगर ये लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, ये क्या है। तो मुझे अब आपको क्या समझाना है, लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। लिक्विड एसेट के लिए मैं एक स्टार डालता हूं, जरा स्टार को समझेंगे। यहां पे हम इसको ऐसा करते हैं, मैं जरा लिक्विड एसेट्स के लिए यहां पे लिखता हूं। मुझे जल्दी जल्दी बताओ, पहले मैंने लिखा करंट रेशो, क्या फॉर्मूला था करंट रेशो का, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। फिर मैंने लिखा लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या था, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब सर स्टार मैंने डाला कि लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स। बेटा साथ साथ आपकी दो रेशो कम हो गई। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। बेटा माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, माइनस माइनस मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, लिक्विड एसेट। अगर आप मेरे से पूछते हो लिक्विड एसेट्स का मीनिंग क्या है, बेटा मीनिंग होता है, लिक्विड का मतलब ही होता है विच, लिक्विड का मतलब होता है विच इजली कन्वर्टेड इनटू कैश। जिस बच्चे ने पूछा था मैंने आपको उसका मतलब बता दिया। लिक्विड का मतलब होता है विच इजली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। बट अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मैंने आपको रेशो के बारे में भी चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है और दो रेशो बता दी हैं। पहली है करंट रेशो, दूसरी है लिक्विड रेशो। लास्ट टू लास्ट ईयर एक बच्चा मुझे कह रहा सर हमारे वहां पे एक चाय वाला है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, चाय वाला है, हमें भी कभी चाय पिलाओ। कह रहा सर उसका नाम है चंदू। मैंने कहा क्यों बता रहा है मुझे ये वाली बात। कह रहा सर आप ध्यान से देखो, चंदू आया, कह रहा चंदू आया चाय लाया। मैंने कहा वेरी गुड, चंदू आया चाय लाया। मैंने कहा अब इसके बारे में बता। कह रहा सर एक दिन चंदू बीमार था, चंदू बीमार था तो उसका बेटा था लालू, तो लालू आया चाय लाया। बेटा देख रहे हो हमारे जमुना पार के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने फॉर्मूले ही बना दिए। कह रहे चंदू आया चाय लाया, एक दिन चंदू बीमार था तो उसका बेटा लालू आया और चाय लाया। तो इस तरह से उन बच्चों ने फॉर्मूलेज याद कर लिए। बेटा क्या आप बच्चों को फॉर्मूला याद हो गया। सर ये सब आप खुद ही बनाते हो ना। बच्चा कह रहा है सर ये खुद ही बनाते हो। बेटा ये बच्चों बता रहे हो, बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, ये क्रिएटिविटी देख रहे हो आप स्टूडेंट्स की। आप सब बच्चे भी ऐसी कुछ मुझे बताया करो नई नई बातें। कह रहे हैं हाँ सर हमें ये बात समझ आ गई, मजा आ गया। एक बच्चा कह रहा है बस सर ऐसे पढ़ाया करो आप तो मजा आ जाएगा। ये लो नलायकों, ऊपर फॉर्मूला भी देख लो, चाय के चक्कर में फॉर्मूला मत भूल जाना। हाँ, करंट रेशो का करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशो का मतलब होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और लिक्विड एसेट्स का मैंने आपको फॉर्मूला लगा दिया। लिक्विड रेशो को कई बार आपके सीबीएसई वाले क्विक रेशो के नाम से भी जानते हैं, तो आपने क्विक रेशो भी याद रखना है, कुछ भी आ सकता है पेपर में।
तो एक रेशोज, दो हमारी रेशोज भी खत्म हो गई और मैंने आपको बता दिया कैसे वो सॉल्व करनी है। सर जरा इसी क्वेश्चन में आओ जरा बेटा, ये आपके सामने देखो क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना क्वेश्चन। मैं जरा इसका जूम इन कर देता हूं बेटा। लास्ट 2 मिनट्स लूंगा क्लास, फिर हम अपनी ओवर कर देंगे। लास्ट 2 मिनट्स। लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला क्या था? करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री। आप सब बच्चे देख सकते हो, आपको इन्वेंट्री दिया हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हो हमारे पास लिक्विड असेट्स कितनी बची? सर करंट असेट्स, फॉर्मूला क्या है करंट असेट्स? हाँ, करंट असेट्स है 6 लाख माइनस स्टॉक माइनस इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री कितने की थी? इन्वेंट्री थी 4 लाख की, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर है ही नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं। तो फाइनली लिक्विड एसेट पता है कितनी आ गई? 2 लाख। बच्चा कहता है सर अब बताओ करंट लायबिलिटी कितनी है? करंट लायबिलिटी बेटा, करंट लायबिलिटी तो आपको पता ही थी, वो कितनी है? वो तो 2 लाख की 2 लाख ही है, उसमें कुछ नहीं करना था। क्या हम लिक्विड रेशो निकाल सकते हैं? लिक्विड रेशो, हाँ, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या हुआ? लालू आया चाय लाया। लालू आया, लालू कितना है? लालू है 2 लाख रुपए का, और चाय कितने की है? चाय भी है 2 लाख रुपए की। हेंस रेशो आ गई 1:1। तो इस तरह से आपने लिक्विड एसेट्स का मीनिंग भी बता दिया, लिक्विड एसेट्स का मैंने फॉर्मूला भी बता दिया आपको। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर अमाउंट ऊपर नीचे लिख रखे हैं। हाँ, अमाउंट ऊपर नीचे लिख रखे हैं, वेरी गुड बेटा। बैलेंस शीट को आपने ध्यान से समझना है। आज की क्लास दोस्तों हम यहीं ओवर करते हैं, आपके साथ मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेटा बैलेंस शीट याद रखना और टेस्ट के लिए रेडी रखना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।